गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह है कक्षा 6 के हिस्ट्री सीरीज़ के तहत चैप्टर 2 का भाग 2। इसमें हम आज जानेंगे रहने की जगह निर्धारित करना, यानी किस प्रकार से रहने की जगह निर्धारित की जाती थी, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। आइए शुरू करें हम आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पे ये देखिए लाल त्रिकोण यानी त्रिभुजाकार कहाँ है, तो ये देख लीजिए जरा इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये भीमबेटका जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था, और हुशंगी इसको कहते हैं, जो कि आपका चंबल नदी के सहायक नदी के किनारे था। कुरनूल गुफाएं ये भी नदी के किनारे ही था। तो इन जगह से क्या मिला है, इस जगह ये पुरास्थल है। अब पुरास्थल होता क्या है इसको जरा हम देखते हैं, इसी चैप्टर में ये बताया गया है। तो पुरास्थल के बारे में जरा जानते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यानी कि वह स्थल जहां पुरानी वस्तुओं के अवशेष यानी कि बचा हुआ भाग मिला है, जिसमें औजार, बर्तन और इमारतें शामिल हैं। तो ऐसे स्थलों को पुरास्थल कहा जाता है। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए, या बाद में वो जब छूट गया होगा, कई तरह की समस्या आए होंगे तो वो उसको छोड़ के चले गए होंगे। ये ज़मीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन पुरास्थलों के बारे में अगले अध्याय में बताई गई है। तो अभी फिलहाल हम आगे देखते हैं। ये पुरास्थल के बारे में हमने जाना। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ से क्या किसके प्रमाण मिले हैं, आखेटक खाद्य संग्राहकों के, यानी कि यहाँ पे जो शिकारी जो थे, जो कि भोजन के तलाश संग्रह करते थे, तो उनके प्रमाण मिले हैं कि ऐसे मानव के जो कि आखेटक थे यानी शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में जैसे कि कुछ ही स्थल दिए हुए, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये बुर्ज होम नवपाषाणिक पुरास्थल है। अब नवपाषाणिक, महापाषाणिक ये सब क्या है, इसको हम जरा पहले समझते हैं और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो जरा इसमें देखिए नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद कौन होता है, तो वह व्यक्ति जो पुराने अवशेषों का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविदों ने अनेक बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं, यानी जो शुरुआती। तो पूरा मतलब होता है प्राचीन यानी कि पुरानी, और पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि पुरानी पत्थरों का जो युग था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पुरापाषाण काल। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल का समय कब से कब तक माना गया है, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के समय में। इस काल के को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। ये इसमें पत्थर के औजारों में परिवर्तन के अनुसार ये नाम रखे गए हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी, यानी कि मानव इतिहास के, मानव के विकास की 99% कहानी इसी दौरान में हुई, यानी कि पुरापाषाण काल के समय में ही 99% घटनाएं घटी। जिस काल में पर्यावरणीय यानी कि पर्यावरण में बदलाव होते हैं उसको कहा गया है, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय, अब देखिए पुरापाषाण काल का समय कब समाप्त होता है, तो 12,000 साल पहले। तो इसका समय भी लगभग 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले, यानी कि लगभग 2,000 का इसका टाइम पीरियड कहा जाता है, यानी कि समय अवधि इसका 2,000
वर्ष का लगभग था। इस काल के पाषाण यानी कि पत्थर के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे मैक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रायः मैक्रोलिथ, मैक्रो मतलब छोटा, तो लिथ मतलब स्टोन, तो लघु मतलब छोटा, पाषाण मतलब पत्थर, तो छोटे औजार होने के कारण इसको लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया होती थी, आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। उसके बाद ये 10,000 वर्ष मध्य पाषाण काल खत्म हुआ, तो उसके बाद अगला युग जो शुरू हुआ और 10,000 साल पहले उसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का मतलब क्या हो सकता है? नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, यानी नए नए प्रकार के पत्थरों से बनाए गए औजार का युग था ये। अब इसके बाद इस जैन हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो अब जरा इस मानचित्र को देखते हैं पहले। तो मानचित्र को जब आप देखोगे तो मानचित्र में ये संकेत दिया हुआ है, इस संकेत को देखिए। जहाँ पे ये लाल कलर का ये जो त्रिभुजा बना हुआ है, त्रिकोण बना हुआ है, तो इसको का ये जो है ना, ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल को दर्शाता है, यानी कि पुराने स्थल को दर्शाता है। और जहाँ पे ये वर्ग के आकार का यानी कि स्क्वायर के आकार का है, उस वो नवपाषाणिक पूरा स्थल दर्शाता है। ये ग्रीन कलर का जो ये है, तो ये महापाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल का मतलब, क्योंकि देखिए पुरापाषाण का मतलब तो आप समझ गए, नवपाषाण का मतलब समझ गए, और महापाषाण, महा मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, और पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो बहुत बड़े पत्थरों का योग, यानी बहुत बड़े बड़े पत्थरों की गुफाओं इत्यादि का। और ये जो आप देख रहे हैं पतंग के आकार का ये बैगनी कलर, तो ये दिखाता है आरंभिक गांव को, और ये आधुनिक गांव नगर, आधुनिक नगर। जैसे कि आधुनिक नगर की अगर बात करें तो इसमें दो ही नगर दिखाए गए हैं, एक है मुंबई जो कि अभी महाराष्ट्र में है, और यह है कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब आगे देखिए, ये वाला जो आप हमने देखा पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं। एक तो हुशंगी है, हुंसगी, और दूसरा है कुरनूल की गुफाएं, और एक है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। तो इस तरीके से अब उसके बाद ये देखिए नवपाषाणिक स्थल का की अगर बात करें तो नवपाषाणिक स्थल अभी ये जम्मू कश्मीर में है, बुर्ज होम, पाकिस्तान में है मेहरगढ़, वर्तमान पाकिस्तान में है अभी। और उसके बाद अगर बात करें तो ये है बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे चिरांद, फिर उत्तर प्रदेश में है कोल्डी हवा, महागढ़ा, फिर नॉर्थ ईस्ट में है दाऊजली हेंडिंग, और हल्लूर, साउथ इंडिया में हल्लूर और पय्यमपल्ली। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये महापाषाणिक पुरास्थल है, आदि चन्नलूर, ब्रह्मगिरी, और इसके बाद बस ये दो मुख्य हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा, और अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे अच्छे पत्थर मिल सके। यानी कहने का मतलब यह है कि ये अलग अलग जगह जाते थे। वो किस तलाश में जाते थे? तो पत्थरों की तलाश में, ताकि इन्हें अच्छे अच्छे पत्थर मिल सके। अब उसी में एक ये है भीमबेटका का, ये भीमबेटका का है जो आप क्या अभी ये स्क्रीन पे है, ये भीमबेटका का है। तो ये क्या है, अभी ये मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? और इसका उत्तर प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्यों रहा होगा।
ऐसा आखिर क्यों किया गया होगा? हालांकि मैंने इसका उत्तर आपको अपने पिछली वीडियोस में दे रखा है, तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब ये देखिए क्या है, ये शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जैसे कि ये आप देख रहे हो, इस चित्र के बारे में हमें देख के ये साफ पता चल रहा है कि ये आदमी का निशान है और ये कोई जानवर है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसका शिकार कर रहे हैं, इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें एक कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एकदम बिल्कुल जन भागते हुए जानवर को दिखाया गया है। अब आगे की बात हम लोग करते हैं, आग की खोज। तो यहाँ पे कुरनूल की गुफा की बात कर रहा है। तो कुरनूल की गुफा, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले मानचित्र में देखा, ये दक्षिण भारत में है। तो यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राख के अवशेष यानी कि राख का सबूत मिला है, जो बचा हुआ हिस्सा मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग यानी शुरुआती लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, और भी बहुत तरह के कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। अगर आज की बात करें तो आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आग का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? ठंडी में अंगीठी जलाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि बड़े स्तर पे विभिन्न प्रकार के जैसे कूड़ा करकट वगैरह साफ करने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए, झाड़ियों को साफ करने के लिए, और भी कई तरह के कार्यों को करने के लिए हम आग का उपयोग करते हैं। अब आगे की बात करें तो बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले यानी कि मध्य पाषाण युग में दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसका परिणाम क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अनेक जानवरों की संख्या बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि घास के मैदान हुए, तो घास ज़्यादा हुए तो इन लोगों के लिए बेहतर हो गया, रहना बहुत आसान हो गया था। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि कब ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और ये कब बच्चे को जन्म देते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले भाग में हम जानेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।